हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं बहुत बेहतर ढंग से आप होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, पेट के सेशन में आगे आज हमारी जो क्लास है ये पॉलिटी की क्लास होगी और हमारा पॉलिटी की क्लास में हमारा जो आज चैप्टर होगा वो है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक चैप्टर को आज देखेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम राष्ट्रीय प्रतीक को पूरी तरीके से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आज की क्लास के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आप वीडियो को दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। आज थ्योरी पोर्शन को सबसे पहले उठाते हैं और उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं और थ्योरी पोर्शन में सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय ध्वजों को देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो हमारा पहला है वो राष्ट्रीय ध्वज है। और इसमें दोस्तों बात की जाए, ध्वज के आकार की बात किया जाए तो जो हमारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आकार है वो आयताकार है। इससे दोस्तों क्वेश्चन इस पे पूछता है कि हमारे ध्वज का आकार, राष्ट्रीय ध्वज का आकार क्या है दोस्तों? तो आयताकार आयताकार होगा, आप इसे याद रखिएगा, आयताकार। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछता है दोस्तों। कभी भी जब भी लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछे तो आप उसे लगा सकते हैं, अनुपात 3:2। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों, कई बार पूछा है, कई एग्जाम में आगे भी बनने की संभावना है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर इसके जो कलर्स की बात की गई इस ध्वज में, जो तीनों कलर हैं उस पे बात की करें तो सबसे पहले जो ऊपर सबसे ऊपर गहरी पट्टी गहरे केसरिया रंग का है दोस्तों। सबसे ऊपर की पट्टी जो है वो प्रतीक है, हमारे साहस का प्रतीक है, वो साहस का प्रतीक है। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग, साहस का प्रतीक। बीच में श्वेत पट्टी, जो सफ़ेद पट्टी बीच की होती है, वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है दोस्तों। और सबसे नीचे जो हरी पट्टी होती है दोस्तों, वो है उर्वरता और समृद्धि का, ये जो है इसका प्रतीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट है। तीनों कलर्स का जो प्रतीक है उसको याद रखना आप। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है दोस्तों। और यह जो है न्याय का प्रतीक है, इसे याद रखना आप लोग, ये न्याय का प्रतीक है, इसे याद रखना। 24 तीलियां हैं, सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया, इसको याद रखना है दोस्तों आपको। कभी भी पूछ सकता है राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा तैयार किया गया, तो पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकार किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया था संविधान में हमारे, तो वो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा चिन्ह देखते हैं। दूसरा प्रतीक बात करें, भारत का राज्य चिन्ह की बात करें, जब बात होती है भारत के राज्य चिन्ह की, तो भारत का जो राज्य चिन्ह है सारनाथ के स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। राज्य चिन्ह जो है भारत का वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और कब लिया गया है इसकी बात करें तो इसे जो है भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे आपको याद ही करना है और जिसे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं यहाँ से भी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। इसके नीचे जो है देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे भी बार बार क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों, इसे भी याद करना, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना है आपको। इसे जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा है राष्ट्रगान। अगला प्रतीक जो है राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान की बात करें दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन
24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रगान की जब बात करते हैं दोस्तों, आपको इसमें याद रखना है कब इसको स्वीकार किया गया, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। यही पूछता है बार बार, इसको याद रखना है आपको कि कब स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और देख लेते हैं दोस्तों। इसके गायन की अवधि जो है, समय जो है इसके गायन की वो 52 सेकेंड है। गायन की अवधि 52 सेकेंड है दोस्तों। और इसे जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे जो है सबसे पहले कब गाया था, जब सबसे पहले गाने की बात की जाए दोस्तों, तो वे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और गायन की अवधि 52 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि से लिया गया है, इसको भी आपको याद करना है दोस्तों। कहाँ से पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो गीतांजलि से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है दोस्तों, वहाँ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगीत की जब बात करें दोस्तों, चौथा है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जो हमारा है वो वंदे मातरम है। और वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में इसे अंगीकृत किया गया। वंदे मातरम को जो हमारा राष्ट्रगीत है वो 1950 में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में इसे अंगीकृत किया गया। और इसे जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ से लिखा गया है। और उनके जो उपन्यास है आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों। इसे भी पूछता है, इसे भी आपको याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है, तो इसे जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको याद करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसे सबसे पहले जो गाया गया था दोस्तों 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। 1896 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर की बात। अगला राष्ट्रीय कैलेंडर है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक समोद पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और इसका पहला महीना चैत्र का होता है और इसका अंतिम महीना फागुन को होता है। बस इतना याद करना है आपको कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक समोद पर आधारित है। और इसे जो अपनाया गया जो उसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और महीना भी इसमें पूछ सकता है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मंथ कौन होता है और आखिरी मंथ कौन होता है, ये पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे जो पहला मंथ होगा वो होगा चैत्र और आखिरी मंथ जो होगा वो होगा फागुन। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है छठा है राष्ट्रीय जलीय जीव की बात जब होती है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात होती है तो वो है गंगा का डॉल्फिन। कि नहीं, गंगा का डॉल्फिन होगा दोस्तों, गंगा का डॉल्फिन ये जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी की जब बात की जाती है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी तो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है दोस्तों, इसे भी याद करना है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं। राष्ट्रीय नदी जो है हमारे भारत की वो है गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी की बात पूछा जाए या क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हो जाता है आपका गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय दिवस की बात किया जाता है दोस्तों जब, अगला है राष्ट्रीय दिवस। तो राष्ट्रीय दिवस की जब बात किया जाता है तो इसमें 3 दिवस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपको याद रखना है इसको। पहला दिवस जो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, दूसरा दिवस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और तीसरा जो दिवस है गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये तीनों दिवस आपको याद करने हैं। ये जो है राष्ट्रीय दिवस हैं, इसे सिर्फ 3 को ही राष्ट्रीय दिवस माना गया है दोस्तों, इसे याद करना है। पहला है स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये 3 दिवस जो हैं ये राष्ट्रीय दिवस हैं। तो दोस्तों ये था थ्योरी पोर्शन। और चलिए अब सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को और देखते हैं इस पर जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो देख लेते हैं। और देखते हैं दोस्तों पहला एमसीक्यूज़, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इस पर, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? आपको बताना है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। और आपके ऑप्शन है, ईयर बताना है आपको 1948, 1949, 1950
1951। वही पूरी थ्योरी क्लास में इस सारी चीज़ों को बताया गया है दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इससे बार बार आपको पढ़ने से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कभी भी आपको डाउटफुल नहीं रहेगा या इसे भूल नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1950 में जनगण मन को अपनाया गया। जो डेट है 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को जो है अपनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है? मतलब इसको जब गाने का जो समय जो है राष्ट्रगान का वो कितना है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 50 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है कितना है। और यहाँ पे जब राइट आंसर की बात होती है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 सेकेंड राष्ट्रगान का वादन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? जो राजकीय चिन्ह है भारत शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है वो कब से किया गया आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया, ये आपको बताना है। और सारी चीज़ें मैं पीछे थ्योरी क्लास में बता चुका हूं दोस्तों, और बस उसी को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। ऐसे बारीक बारीक ऑप्शन आपको देगा दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, धैर्य बना के बेहतर ढंग से आपको आंसर करना है कॉन्फिडेंस के साथ। आप यहाँ पे बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है दोस्तों कि आप जल्दबाजी में गलत कर दें। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें दिया है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें तीनों में से कौन कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, आपको बताना है 1 या 2 सही है, केवल 1 सही है, या केवल 2 सही है, या केवल 3 सही है। ये चारों ऑप्शन है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो यही सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तीलियां नहीं 24 तीलियां, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु भारत का कौन सा है आपको बताना है। और इसमें आपके ऑप्शन देख लेते हैं, चारों हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय पशु की जब बात की जाती है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन है बाघ, हाथी, हिरण और शेर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पुष्प के बारे में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। आपके ऑप्शन है सूरजमुखी, कमल, गुलाब और गेंदा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जब राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। और आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात जब की जाती है तो ऑप्शन है आपके कोयल, हंस, मोर और कबूतर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं वो किसका प्रतीक है। आपको बताना है। आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। इसमें से आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र में जो चक्र है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, वो जो है न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, न्याय का प्रतीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह तीलियों की, आरोह को भी पूछ सकता है दोस्तों। तीलियां तीलियों देगा तो आप समझ जाएंगे कितनी तीलियां हैं राष्ट्रीय ध्वज में, लेकिन आरोह देगा आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आरोह दोनों शब्दों को रखा है मैंने। तो यहाँ पे आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। आरोह या तीलियों की कुल संख्या है कितनी है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 20, 22, 24 और 30। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों था आज का आखिरी क्वेश्चन, और आई होप आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी। और सारे मैटर मैंने राष्ट्रीय प्रतीकों से जितने भी हैं सारी चीज़ों को मैंने कोशिश की है रखने की। और आप इतना अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों बस आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसके साथ ही दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आसिफ से जुड़ सकते हैं। वहाँ से अभी क्लास के बाद पूरी PDF जो है अपलोड या प्रोवाइड करा दी जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी अपने पास PDF रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को बस यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।